नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज़ में कक्षा 6 की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान अध्ययन की जो हमारा राजस्थान नाम से किताब चलती कक्षा 6 में आरबीएससी की पहले अध्याय राजस्थान के सामान्य परिचय की बात हम कर चुके हैं पहली क्लास में। आज दूसरी क्लास है राजस्थान के इतिहास की, यानी दूसरा अध्याय है और दूसरे अध्याय को बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कॉम्पिटिशन में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पार्ट को शुरुआत करते हैं। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम में इस क्लास से। बात करते हैं आगे की, पार्ट शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? यानी राज्य का नाम तो राजस्थान है लेकिन क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं, चित्तौड़ को मेवाड़ कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, जबकि जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं, जबकि रहते हैं तो सारे राजस्थान के अंदर। शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है, यानी वर्तमान नाम राजस्थान है लेकिन उससे पहले जो चित्तौड़ का क्षेत्र था उसको मेवाड़ नाम से जाना जाता था, जोधपुर के क्षेत्र को मारवाड़ नाम से जाना जाता था, यानी प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाले जाति के नाम से जाने जाते थे, यानी जो जाति रहती थी उसके नाम पे उस स्थान का नाम पड़ जाता था। जैसे जांगल क्षेत्र, मरु क्षेत्र, अर्जुनायन क्षेत्र, सिवी, मेवात और हाड़ौती, इन अलग अलग क्षेत्रों को नाम से जाना जाता था। जैसे राजस्थान महाकाव्यकालीन राजस्थान, यानी जिस समय महाकाव्य के बड़े बड़े महाकाव्य के रामायण महाभारत की रचना उस समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था वो डिटेल से नक्शे के माध्यम से बता रखा है। ये देखिए, महाकाव्यकालीन राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान को मरुकांतर कहा जाता था, ये उत्तरी राजस्थान को जांगल प्रदेश कहा जाता है जहाँ पे बीकानेर जिला आता है, और जैसलमेर और जोधपुर वाले जिले को मरुकांतर कहा जाता। मत्स्य क्षेत्र अलवर भरतपुर धौलपुर को कहा जाता। सुरसेन मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र आते हैं उनको सुरसेन कहा जाता था। ये प्राचीन राजस्थान के क्षेत्र को इन नामों से जाना जाता था। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। आर्य यानी राजपूत जाति को आर्य कहा जाता, जिन्होंने अपने अपने छोटे छोटे राज्य बनाए। और महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, यानी राजस्थान के अलग अलग जनपदों का उल्लेख महाभारत जैसे ग्रंथों में हमने देखने को मिलता है। जैसे बात करते मरु की, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनपद था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। यानी पूरे जिले नहीं आते लेकिन इनके कुछ कुछ हिस्से मरु क्षेत्र में उस समय आते थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ, यानी नए जनपद बन गए। आगे की बात करते हैं हम, जांगल प्रदेश की बात करते हैं। इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। यानी नागौर के अंदर वाला क्षेत्र, नागौर की राजधानी अहिछत्रपुर थी प्राचीन काल में। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारा द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, यानी जांगल क्षेत्र से होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ से गुजरे थे। मत्स्य की बात करते हैं, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में, जो सर्वाधिक प्राचीन वेद है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट बताई जाती है। यह जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है, यानी मत्स्य संघ यानी बेराट का वर्णन युआन चांग, जिसको वैनसांग के नाम से भी जाना जाता है, इसने भी वर्णन किया है। ये राजस्थान के नक्शे की बात करते तो योद्धे जो दे रखे हैं बिल्कुल उत्तर में दे रखे हैं, अर्जुनायन दे रखे, पूर्वी हिस्से में मालव दे रखे हैं पूर्वी राजस्थान में, और शिवी जो दे रखे चित्तौड़ के आसपास वाला क्षेत्र दे रखा है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। सुरसेन की बात करते राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकांश भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद के अंदर सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी, यानी ये प्रश्न भी आपके बन सकता है, सुरसेन की राजधानी प्राचीन काल में क्या थी, तो वो थी मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है कि कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन का वर्णन मिलता है, तो बयाना प्रशस्ति के अंदर। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस एवं शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी और अर्जुनायन जातियां प्रमुख थी, यानी पंजाब से आकर राजस्थान में बसने वाली जातियां मालव, सिवी और अर्जुनायन ये राजस्थान में आकर बस गई थी। आगे बात करते हैं सिवी की। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मज्जमिका
या माध्यमिका थी, यानी सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। ये प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। इसके अवशेष हमें चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांव में मिलते हैं, यानी चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी कहलाता। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाड़ भी कहा जाता था। तो मेदपाट और प्रागवाड़ किसके प्राचीन नाम है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र के। अर्जुनायन की बात करते हैं। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी अर्जुनायन कहाँ के थे? तो भरतपुर अलवर प्रांत के। अर्जुनायनों ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। आगे की बात करते हैं मालव की। मालव की बात करते हैं तो मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था और जो वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में अजमेर, टोंक के मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था, यानी टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो पूर्वी और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है वो मालव के अंदर आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि नानसा का यूप अभिलेख कहाँ मिला है? तो भीलवाड़ा के अंदर। किससे संबंधित है? मालवों से संबंधित है। योद्धे की बात करते हैं। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। संभवतः योद्धे ने उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। और योद्धे की बात करते हैं तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ आसपास क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। गुप्त काल तक ये भी गणतंत्री व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्धआश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद ये हूण आक्रमणों के यहाँ के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। यानी प्रश्न बनता है आपके कि योद्धे के पतन की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो बृहद संहिता के अंदर। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों, सीमाओं को लेकर सामने आता है, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ एवं मेवात। ये सारे नाम बाद में पढ़े। मेवाड़ की बात करते, प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ क्षेत्र के रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा। यानी 7वीं शताब्दी से महाराणा बप्पा रावल से लगाकर यानी देश आजाद हुआ वहां तक गुहिल सिसोदिया वंश का आधिपत्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है, यानी यहाँ की बोली जो मेवाड़ की मेवाड़ी है। और यहाँ की जो राजधानी समय समय पर बदलती रही, कभी नागदा रही, कभी आहड़, कभी कल्याणपुर, कभी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और चावड़ महाराणा प्रताप के समय थी। और उदयपुर रही जो उदय सिंह ने बसाया था। वागड़ की बात करते हैं। राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। दूसरा पिलानी के पास नरहड़, यानी वागड़ के नाम से 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक तो दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और एक उत्तर पूर्वी राजस्थान का पिलानी जो झुंझुनू के अंदर है, वहाँ पे पिलानी के पास का नरहड़, भादरा, नौहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली वागड़ी है और दक्षिण राजस्थान की बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर की वागड़ी है। मारवाड़ की बात करते हैं तो प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। यानी प्राचीन जो मरु प्रदेश है, यानी मरुस्थल रेगिस्तान वाली इलाका है, उसको ही वर्तमान में मारवाड़ कहा जाता है। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र के गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया है। 7वीं शताब्दी में मारवाड़ के ऊपर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। गुर्जर प्रतिहार के बाद फिर राठौड़ वंश ने जोधपुर राज्य की स्थापना कर दी, यानी इनका अधिकार हो गया। उसके बाद हाड़ौती की बात करते हैं। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। और प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा नाम पर ही बूंदी नामकरण हुआ और कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यानी बूंदी के ऊपर हाड़ा वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया, तभी से ये हाड़ौती क्षेत्र कहा जाने लगा। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली में हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ की बात करते हैं। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। और 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाणी कहलाती है। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पे मीणा जनजाति रहती थी, उनको
हराकर, यहाँ पे बड़ गुर्जरों को हराकर राजपूतों ने अधिकार कर लिया और कछवा वंश के राजपूतों ने। तो इस क्षेत्र की ढूंढार क्षेत्र की जो बोली है वो ढूंढानी कहलाती है। राजस्थान के नक्शे के माध्यम से देखते हो आप तो मांड जो दे रखा है जैसलमेर के अंदर, मारवाड़ दे रखा है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, शेखावट दे रखा है ये झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र, मेवात दे रखा है भरतपुर अलवर के आसपास का क्षेत्र, ढूंढार जयपुर के आसपास का क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी का क्षेत्र दे रखा है, और मेवाड़ चित्तौड़ का क्षेत्र, और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र दे रखा है राजस्थान के अंदर। उसके बाद आगे की बात करते हैं मेवात की। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। यानी राणा सांगा के ओर से लड़ा था, जो बाबर के विरुद्ध लड़ा था खानवा के युद्ध में, वो अलवर के आसपास का क्षेत्र, भरतपुर के आसपास क्षेत्र मेव जाति के कारण मेवात कहलाता है। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड कहा जाता है या वल्ल कहा जाता है। तो मांड या वल्ल किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। छोटी छोटी किताबों से प्रश्न अधिक बनते हैं और हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं छोटी किताबों को नहीं पढ़ने की। बड़े बड़े ग्रंथ उठा के ले आते हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते। तो पहले शुरुआत करें छोटे स्तर से। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम में। जब एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेंगे तब पता चलेगा आपको कि प्रश्न कैसे बनते हैं। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा कहा जाता था और प्रतापगढ़ को कांटल कहा जाता था और वर्तमान में भी कांटल कहते हैं। झालावाड़ क्षेत्र को मालवा, क्योंकि मध्य प्रदेश से इसकी सीमा मिलती थी, इसको मालवा कहा जाता था। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर क्षेत्र को शेखावाटी और ब्यावर अजमेर क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता था, जिसको अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपरा का धनी है। इन्हें राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की बोलियां, वेशभूषा, विभिन्न प्रकार की बोलियां और वेशभूषा प्रसिद्ध है राजस्थान की। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। अब आपको भी ऐसा लगता है? यानी शिक्षक ने राजस्थान के सभी जिलों को, प्राचीन जिलों को बताया। यानी राजस्थान के वर्तमान जो जिले जो प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते हैं, डिटेल से नक्शे के माध्यम से इस पार्ट में हमने पढ़ा है। और प्रश्न दे रखे, एक दो उन प्रश्नों को देखते हैं इस किताब के अंदर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न कक्षा 6 के लिए बने हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न को हमेशा किसी चीज को छोटी ना समझे। यानी सुई छोटी होती है लेकिन बड़े बड़े काम कर देती है, और तलवार बड़ी होती है लेकिन वहां जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार भी काम नहीं आती है। तो किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना है और तैयारी अपनी बरकरार रखनी है। चाहे आप प्री एसटीसी का एग्जाम दो, आरएस का दो, सूचना सहायक का दो, संगणक का दो, या फिर जूनियर अकाउंटेंट का दो, किसी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी प्रकार की क्लास, इससे भी बढ़िया शानदार क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास लेकर तीसरे वीडियो में। थैंक यू।